आज हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड स्टडी वीजा के बारे में। स्पेशली बात करेंगे जिसका किसी का किसी भी कंट्री का रिफ्यूज हो गया और उसका प्लान बन रहा है। मान लो आपका ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूज हो गया, कनाडा का रिफ्यूज हो गया या किसी भी कंट्री का रिफ्यूज हो गया, तो हम न्यूजीलैंड की एप्लीकेशन किस तरीके से कर सकते हैं और जो हमारे पैसे मान लो उस कंट्री के अंदर गए हुए उसको हम कैसे चला सकते हैं, ये डिटेल में बात करेंगे। और एप्लीकेशन को कैसे लगाना चाहिए, रिफ्यूजल को शो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस चीज के ऊपर सारी डिटेल में बात करेंगे ताकि आपको पूरी डिटेल में समझ आ जाए भी न्यूजीलैंड की मेरी एलिजिबिलिटी बनती है या नहीं बनती है। नमस्कार, मैं राजेश बंसल हाइक वीजा कंसल्टेंट से। अभी बात करेंगे, मान लो आपका ऑस्ट्रेलिया में रिफ्यूज हो गया और आपके पैसे वहां से वापस आए हैं या नहीं आए हैं, तो हम क्या करते हैं, कर सकते हैं कि न्यूजीलैंड की एप्लीकेशन शुरू कर सकते हैं। तो इसमें होगा क्या, अब पैसे बड़े तरीके से होते हैं। मान लो आपने ऑस्ट्रेलिया में आपके 3 या 4 महीने पहले आपने पैसे डाले थे, अभी वो रिफंड आ गए या नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। हमने ये मान के चलना है कि कुछ पैसा वहां पे कट सकता है, यानी कि जो हमने पैसे जमा करवाए थे उसमें से हमारे 25-30 से लेके 35-40 हजार रुपए तक भी आपके लेस हो सकते हैं, जो आपका पैसा वापिस आएगा। फीस जो पे की थी, चाहे आपने कनाडा में जीआईसी पे किया था या फीस पे की थी, तो अब क्या करना है हमने कि एप्लीकेशन जब चलानी है तो उस दिन से पैसे माने जाएंगे। अभी तो ऑफर लेटर डाल रहे हैं हम न्यूजीलैंड की, जब तक हम एप्लीकेशन एम्बेसी के अंदर डालेंगे तो वो हम 6 महीने जब पुराने हो जाएंगे तब आपकी एप्लीकेशन लगा देंगे। एक तो इस चीज का ध्यान रखना है। अगर हमारी जो रिफ्यूजल है, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया की रिफ्यूजल जो है, वो न्यूजीलैंड के अंदर 100% शो करनी होती है। बाकी भी कर देते हो तो ज्यादा बेटर होता है, पर ऑस्ट्रेलिया की तो आपको करनी पड़ेगी 100%, नहीं तो फ्यूचर में आपको पीआर में परेशानी आ सकती है। अगर न्यूजीलैंड की पहले किसी की रिफ्यूजल है तो उसको ऑस्ट्रेलिया में शो करनी पड़ेगी, ये चीज का ध्यान रखना है। दूसरा, अब आपके पास फंड का जो इशू है वो थोड़ा सा कम होता है। अगर आपकी फैमिली इनकम स्ट्रांग है तो आप सारा का सारा एजुकेशन लोन के ऊपर एप्लीकेशन लगा सकते हो। एजुकेशन लोन होता क्या है? एजुकेशन लोन बेसिकली बैंक से आपका लोन पास हो गया प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके, या विदाउट मॉर्गेज के भी लोन मिल जाता है आपकी फैमिली की इनकम के ऊपर। 20 लाख तक का लोन आपको विदाउट कोई सिक्योरिटी के मिल सकता है। आपको नेशनलाइज बैंक दे देते हैं और एचडीएफसी आईसीआईसी बैंक भी दे देते हैं और एक्सिस बैंक, ये सब बैंक चल जाते हैं। तो अगर आपका प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी के साथ लोन ले लो, विदाउट प्रॉपर्टी। अब लोन का होता क्या है एजुकेशन का, आपको एक पेपर मिलता है, बैंक बोलता है कि मैं 85% आपके पैसे ट्रांसफर कर दूंगा, उसमें आपकी फीस भी जा सकती है, उसमें जो आपका लिविंग एक्सपेंस है $20,000 होता है न्यूजीलैंड के अंदर, वो भी आप उनको सारा डिटेल बना के दे सकते हो जब आप लोन अप्लाई कर रहे हो कि मेरे को लिविंग एक्सपेंस भी साथ चाहिए। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। यानी कि अगर एप्लीकेशन कर रहे हो, फंड आपके पास कम है, तो हमारे फंड कौन कौन दिखा सकता है? दादा दादी दिखा सकते हैं, नाना नानी दिखा सकते हैं, पेरेंट्स दिखा सकते हैं। आप फैमिली के अलावा 2 स्पॉन्सर और ऐड कर सकते हो। जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम एक स्पॉन्सर लगाते हैं। इसमें क्या होता है कि मामा चाचा ताया दादा, अपना मामा चाचा ताया मासी या मतलब बुआ वगैरह इसमें नहीं चलते। सिर्फ और सिर्फ जो ग्रैंड पेरेंट्स चल सकते हैं, फैमिली चल सकती है, पेरेंट्स चल सकते हैं और ब्रदर सिस्टर चल सकते हैं फंड में। जो हम इनकम दिखा रहे हैं वो बड़ी परफेक्ट होनी चाहिए। अगर वो आपकी इनकम जो है, यानी कि आपने आईटीआर तो आपकी 3 साल की दिखा रहे हो पर अकाउंट के अंदर उसकी जस्टिफिकेशन नहीं है, तो वो आईटीआर आपकी बेकार है, बिल्कुल ही वीजा आपका नहीं आएगा। हाइक वीजा करता क्या है, अगर आप हाइक वीजा से एप्लीकेशन करते हो तो हम एक सिर्फ 5,000 लेके एप्लीकेशन करते हैं, ना किसी बच्चे के हम ओरिजिनल पेपर रखते हैं, यानी कि बड़ी ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। एक लॉयर की पूरी टीम हायर करेंगे आपकी एप्लीकेशन के अंदर। हमारे पास बड़ी स्ट्रांग टीम है जो न्यूजीलैंड के अंदर बहुत एक्सपर्ट है, और जो स्टूडेंट है उसको भी पूरा का पूरा इन्वॉल्व रखते हैं एप्लीकेशन के अंदर। हर कंट्री के लिए स्टूडेंट को इन्वॉल्व रखते हैं एप्लीकेशन के अंदर। हाइक वीजा का मानना यह है, शुरू से मानना यह है कि बच्चा, उसकी पूरी लाइफ दांव पे लगी होती है, उसका फर्ज, उसका हक बनता है कि मेरे को अपनी एप्लीकेशन को लेके टोटली डिटेल में मेरे को बताया जाए। कई बार क्या होता है, कंसल्टेंट जो है, हम उस पर इतने ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं, हम उससे पूछना ही भूल जाते हैं कि भाई मेरे को बता तो दे मेरी एप्लीकेशन में चल क्या रहा है। हम सोचते हैं कि वो ज्यादा एक्सपर्ट है। कोई कंसल्टेंट कभी एक्सपर्ट नहीं होता, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है। आपको लगता है कि मेरे को वीजा के बारे में नॉलेज नहीं, आपके
किसी बहन भाई को हो सकती है, किसी रिश्तेदार को हो सकती है। यानी कि जब आपके पास कोई फॉर्म आता है, कोई एसओपी आया, तो आप उसको पढ़ के देख सकते हो। 100% बच्चे को समझ आएगा, एक एक चीज समझ आएगी कि जो ये फॉर्म में मेरी डिटेल भरी हुई है ये मेरे साथ मैच कर रही है नहीं कर रही है। जो मेरा एसओपी है, जो इसमें डिटेल डाली हुई है, क्या ये बिल्कुल सही है या जो मेरी कोई इंफॉर्मेशन से बिल्कुल अलग है। कई बार ऐसा होता है कंसल्टेंट को पूरी तरह इंफॉर्मेशन नहीं होती। और दूसरी चीज कहां मिस्टेक होती है, एसओपी क्या होता है, सारी की सारी कॉपी पेस्ट की हुई है गूगल से, यहां परेशानी आती है। दूसरा, बच्चे के स्कोर है 6 बैंड, एसओपी लिख दी 8.5 बैंड वाली, तब भी दिक्कत आती है। यानी कि जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो बच्चे के साथ मैच करनी चाहिए, उसकी एजुकेशन के साथ ही मैच होनी चाहिए और बच्चे के आइलेट्स के स्कोर के साथ ही मैच होनी चाहिए। बहुत सारे मेरे पास बच्चों के अलग अलग के फोन आते हैं, उसमें कई कंसल्टेंट क्या करते हैं, कह देते हैं कि इंटरव्यू आएगा तो मैं उसको हैंडल कर लूंगा। कभी ऐसा नहीं करना, गलती से भी नहीं करना। इंटरव्यू बच्चे को खुद हैंडल करना चाहिए। जो चीज आप कोई फेक लगा रहे हो वो आपके रिकॉर्ड के अंदर एंटर हो चुकी है, फ्यूचर में भी दिक्कत आ सकती है। हो सकता है न्यूजीलैंड एयरपोर्ट पे जाके आपकी दिक्कत हो जाए, जहां पे आपकी फीस भी जमा होगी, हो सकता है आपका एफटीएस भी जमा हो पहले से। एप्लीकेशन सही करेंगे तो 100% वीजा आता है। नमस्कार।